हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट, आई एम शुभम गोस्वामी और आप सभी का स्वागत है क्लास 12 फिजिक्स के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिया है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर थे उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसमें लिया है। अभी मैंने जल्दी ही आपको बताया था कि फिजिक्स के मात्र इन 90 टॉपिक को पढ़ लो। ठीक है, 90 टॉपिक मैंने आपको बताया था, उनमें से भी बहुत सारे टॉपिक इस वीडियो में मैंने लिया है। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि 2023 में आपको फिजिक्स में 95% प्लस मार्क लेकर आना है। ठीक है, ये मैं आपको दिलवा कर रहूंगा। बस आप क्या कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपकी तैयारी कराऊंगा और आपको बोर्ड एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट में 95% दिलवा कर रहूंगा। ठीक है, तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो बच्चे नहीं किए हैं, क्योंकि आपकी तैयारी अब की बार बम्पर धमाका आपके साथ होगा। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। न्यूमेरिकल्स भी मैंने इस वीडियो में लिया है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है, एक एक क्वेश्चन को आपको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन आपका तीसरे चैप्टर से है, विद्युत धारा से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को पता भी होगा ये क्वेश्चन। कितने स्टूडेंट को पता है कमेंट करके बताइए। ठीक है, सबसे पहले देखिए, किसी चालक पदार्थ की विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट चालकता का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक दीजिए, या विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं विमान लिखिए। देखिए, दो प्रकार से ये क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड परीक्षा में। सबसे पहले देखिए, यहां से किसी चालक पदार्थ की विशिष्ट चालकता क्या है, विशिष्ट चालकता का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक लिखिए। एक प्रकार से ये आ सकता है, या फिर इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं विमान लिखिए। दोनों टाइप का मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई कई बार आपकी बोर्ड एग्जाम में आया है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? देखिए, यहां पर सबसे पहले विशिष्ट चालकता हेडिंग आपको डालना है सुंदर सा। ठीक है, उसके बाद लिखना है, किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इंग्लिश भी साथ में आपको पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, मैंने आपको जब विद्युत धारा चैप्टर पढ़ा था तो मैंने बताया था कि विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, वही है यहां पर भी। तो सिंपल सा है, किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसको हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो बताइए फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला आप आसानी से निकाल लेंगे। सिग्मा इक्वल टू होगा 1 अपान विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध को हम डिनोट करते हैं रो से, तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू 1 अपान रो। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर यहां पर रो क्या है, तो रो आपका है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है ये? विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध, समझ में आ गया? तो ये आपका है विशिष्ट प्रतिरोध, समझ में आ गया? तो विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। सिंपल सा है, कुछ भी इसमें नहीं रखा है। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है, जो चीजें मैं आपको बताता हूं अच्छे से समझाता हूं, ताकि आप लोगों को हमेशा के लिए वो याद हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया? तो सिग्मा इक्वल टू होता है 1 अपान रो। अब देखिए क्या करेंगे हम, इसका मात्रक लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक सुंदर सा हेडिंग डालेंगे, मात्रक। तो इसका मात्रक आप लोग याद रखिएगा, इसका मात्रक होता है मोहोमीटर इनवर्स। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, क्या होता है? मोहोमीटर इनवर्स। मोहोमीटर इनवर्स। ठीक है, अगर आपको थोड़ा और डीपली जानकारी चाहिए तो विद्युत धारा फुल चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, वहां से जाकर आप सभी टॉपिक को पढ़ सकते हैं। देखिए, फुल चैप्टर आपको दिया जा रहा है ताकि पूरा चैप्टर आपको एक ही वीडियो में आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया क्या था? विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। तो विशिष्ट चालकता की मैंने परिभाषा बताया, सूत्र बताया और इसका मात्रक भी मैंने बताया, मोहोमीटर इनवर्स। ठीक है, तो इतनी जानकारी जितना आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए आपको उतना ही लिखना है। समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन भी बहुत सारे क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
तो स्टूडेंट देखिए जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो आप सभी को भी पता है क्योंकि आप 12th में हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, तो देखिए स्टूडेंट हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो आपको भी पता है, ठीक है, क्योंकि आप 12th में हैं, आपको पता होगा। किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। किरचॉफ का धारा नियम हम किसको कहते हैं, किरचॉफ का जो फर्स्ट नियम है, पहला नियम है, उसी को ही हम किरचॉफ का धारा नियम कहते हैं। अब आप लोग तो पता ही होगा कि किरचॉफ का पहला नियम क्या है। देखिए मैं समझा देता हूं, ऐसे आपको एक हेडिंग डालना है अच्छा सा और लिखना है बोर्ड एग्जाम में, किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली जो समस्त धारा रेखाएं हैं उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो देखिए यहां पर हम बीजगणितीय योग ऐसे करेंगे और धारा आई लिखेंगे, इनका जो योग होगा वो शून्य होगा, ठीक है। समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर आप चित्र के साथ थोड़ा सा बता दीजिए, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था। तो यहां पर आपको एक परिपथ बनाना है इस प्रकार से। ये देखिए कई धारा रेखाएं यहां पर मिलेंगी, ठीक है। ये देखिए ये आपका चित्र है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं I1, क्या मान लेते हैं I1, ये पहली धारा है। इसको मान लेते हैं I2, दूसरी धारा है, ठीक है। और इसको मान लेते हैं हम I3, ये तीसरी धारा है। और इसको मान लेते हैं I4, ठीक है, ये चौथी धारा है। एंड दैट्स I5, ये पांचवी धारा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे ये आपका संधि है, ठीक है। संधि मतलब जहां पर मिलती हैं। तो किसी संधि पर, किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ में, ये एक वैद्युत परिपथ है, इसकी संधि पर, इस संधि पर मिलने वाली जो समस्त धाराएं हैं उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब आप लोग एक चीज ध्यान दिए होंगे यहां पर कि सर ये I1 और I2 तो संधि की ओर जा रही हैं, लेकिन I3, I4, I5 बाहर की ओर जा रही है, तो कैसे हम इसको ऐड करेंगे। देखिए याद रखिएगा जो धाराएं संधि की ओर जाएंगी उनको हम धनात्मक लेंगे, पॉजिटिव, और जो रेखाएं संधि से बाहर की ओर जाएंगी दैट्स अ नेगेटिव, उसको हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो यहां पर अब हम लिखेंगे इस नियम से, किरचॉफ के नियम से। देखिए I1 आपको पॉजिटिव लेना है, I2 पॉजिटिव लेना है, क्योंकि ये धारा की ओर जा रही है, ठीक है, धनात्मक होंगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं किरचॉफ के नियम से, ठीक है, किरचॉफ। ये मैं समझा रहा हूं, आप ऊपर जो मैंने बताया उतना ही लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन आपको समझ में भी तो आना चाहिए। तो देखिए किरचॉफ के नियम से, या आप लिख सकते हैं किरचॉफ के पहले नियम से, ठीक है। अब देखिए समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा, तो इन सबको हम जोड़ेंगे पांचों का और इक्वल टू 0 लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे I1 आपका प्लस में रहेगा, प्लस I2। अब देखिए यहां पर I3, I4 और I5 माइनस में लेना है, तो इसको हम जोड़ेंगे भी तो ये माइनस में ही आएगा, I3, I4 और I5, ठीक है। देखिए अभी मान लीजिए आप इसको जोड़ें तो देखिए माइनस और प्लस मिलकर माइनस का निर्माण करेंगे, इतना तो आपको पता है, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हम इसको लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर सब माइनस में है, इधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो I3 प्लस I4 प्लस I5। तो इतना सब लिखने की आपको जरूरत नहीं है, तो मैं समझाने के लिए मैंने आपको बताया। पर याद रखिएगा किसी दिष्ट धारा परिपथ में समस्त, किसी भी संधि पर मिलने वाली जो समस्त धाराएं होती है उनका बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। अब इसको मैंने समझा दिया, लेकिन आपको इतना ही लिखना है अगर आपके अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में आता है तो, ठीक है। समझ में आ गया, टॉपिक आपको समझना है, कॉन्सेप्ट समझिए। फिजिक्स में अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप पूरी फिजिक्स समझ लेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप जब भी पढ़े उसको चैप्टर वाइज फिजिक्स को पढ़ें, क्योंकि एक दूसरे से ये कोरिलेट होते हैं, ठीक है, रिलेटेड होते हैं। तो आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आप चैप्टर वाइज अच्छे से पढ़ें, ठीक है। क्वेश्चन तो मैं आपको बताता रहूंगा, इसको नोट कर सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और शायद आप लोगों को पता भी हो इस क्वेश्चन का आंसर। नो प्रॉब्लम, बस आप समझते जाइए, वीडियो को देखते जाइए, लाइक करते जाइए, ठीक है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन ऐसे समझा दूंगा कि आपके दिमाग में एकदम वो बैठ जाएगा। बस आपको कॉपी पेन लेकर अच्छे से उसको समझना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको नोट कर लीजिए, उसको फिर से पढ़िए, ठीक है। समझ में आया तो देखिए, धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक MKS पद्धति में लिखिए तथा बीमा सूत्र लिखिए। देखिए धारा घनत्व क्या होता है, व्हाट इज करंट डेंसिटी। धारा घनत्व को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी। तो धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, यानी कि सबसे पहले आपको धारा घनत्व की परिभाषा लिखनी है। अब इसका मात्रक MKS पद्धति में लिखिए, आपको इसका मात्रक यूनिट लिखना है और बीमा भी लिखना है, आपको डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिखना है। कैसे लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए धारा घनत्व आपको हेडिंग ऐसे डालना है, एक ये देखिए ऐसे हेडिंग करके अंडरलाइन कर देना है, लिखना है। किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबोत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। कोई भी चालक है, ये देखिए ये आपका चालक है। अब किसी चालक में किसी बिंदु पर, इसके किसी बिंदु पर आप ले लीजिए प्रति एकांक क्षेत्रफल, इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबोत गुजरने वाली जो धारा होती है, ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल से जो अभिलंबोत गुजरने वाली धारा होती है उसे उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। अब देखिए आगे इसे J से प्रदर्शित करते हैं, तो J इक्वल टू क्या हो गया, देखिए डेफिनेशन से हमने फॉर्मूला भी बना दिया, J इक्वल टू I/A, ठीक है। समझ में आ गया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा भी समझेंगे। देखिए किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से, ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल से जो अभिलंबोत गुजरने वाली धारा होती है उसी को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। ये देखिए फॉर्मूला भी आ गया। तो डेफिनेशन से आपको फॉर्मूला बनाना है और फॉर्मूले से आपको मात्रक निकालना है, ठीक है। ऐसे आपको रिलेट होते हैं। देखिए समझ में आ गया, इसे J से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब J यदि देखिए यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा I चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A पर, ठीक है, एक समान रूप से वितरित हो, तब उस क्षेत्रफल के किसी भी बिंदु पर धारा घनत्व जो J का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा J इक्वल टू हो जाएगा I/A। ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। समझ में आ गया, सिंपल सा है। डेफिनेशन से आप फॉर्मूला निकाल लिए, अब फॉर्मूला से हम मात्रक निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, समझिए आप लोग केवल कॉन्सेप्ट को, ठीक है। देखिए यहां पर J इक्वल टू I/A है। I क्या है बताइए। अब हम मात्रक मैं यहां पर लिख देता हूं, मात्रक एक हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे मात्रक, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, I क्या है, धारा। धारा का मात्रक क्या होता है बताइए, एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। अब प्रति लगाएंगे क्योंकि ये बटे में है, ठीक है। ए क्या है, क्षेत्रफल, एरिया, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व का मात्रक क्या होगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। J इक्वल टू I/A, I है धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, A है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, आप लोग नोट कर सकते हैं। अब हम निकालेंगे बीमा, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये आप मात्रक लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम निकालेंगे बीमा, ठीक है। क्या निकालेंगे, बीमा। अब बीमा सूत्र हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे देखिए, I क्या है, धारा। धारा का बीमा होता है A, सभी को पता है। तो यहां पर हम लिख देंगे A, ठीक है। और अपान A क्या है, एरिया। क्षेत्रफल का मात्रक बीमा होता है L स्क्वायर, L2, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे L2। तो बताइए बीमा क्या हो जाएगी इसकी, यहां पर बीमा मैं बता देता हूं, ठीक है। इसकी बीमा हो जाएगी, A आपका ऊपर रहेगा, ठीक है, और L2 है प्लस में ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो AL-2 आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से, या यम के पदों में भी आप लिख सकते हैं M0L-2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा AL-2, ये आपका बीमा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये बीमीय सूत्र हो जाएगा धारा घनत्व का। तो धारा घनत्व का डेफिनेशन मैंने बताया, फॉर्मूला मैंने बताया और बीमा भी मैंने बताया, ठीक है। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं।
अब स्टूडेंट देखिए जो 4th नंबर क्वेश्चन हमारा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, नोट कर लीजिएगा। देखिए सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है, यानी कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल क्या होता है, किसी वोल्ट मीटर से सेल का विद्युत वाहक बल सही क्यों नहीं नापा जा सकता है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है। देखिए स्टूडेंट यहां पर आपसे 2 क्वेश्चन किया गया। सबसे पहला, किसी सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, ठीक है। दूसरा, किसी वोल्ट मीटर से सेल का विद्युत वाहक बल सही क्यों नहीं मापा जा सकता है। और ये वाला क्वेश्चन या करके या इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, ये किसी सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन है। तो यहां पर आपको सबसे पहले विद्युत वाहक बल के बारे में बताना है। देखिए क्या करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम डालेंगे हेडिंग सेल का विद्युत वाहक बल और लिखेंगे एकांक आवेश को पूरे परिपथ यानी कि सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। देखिए एकांक आवेश को, किसी एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित, ठीक है, सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है, जो W दिया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। यदि किसी परिपथ में Q आवेश, मान लीजिए आवेश Q है, Q आवेश प्रवाहित करने पर सेल को W कार्य करना पड़े, यानी कि किसी आवेश को, एकांक आवेश Q को प्रवाहित करने पर जो सेल द्वारा कार्य है वो W अगर हो तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा। देखिए इसको हम लोग डिनोट करते हैं E से। किससे डिनोट करते हैं सेल के विद्युत वाहक बल को? E से। तो E इक्वल टू फॉर्मूला आपका हो जाएगा W/Q, ठीक है, W/Q, ये विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए क्या कहा गया, यदि किसी परिपथ में Q आवेश, देखिए Q आवेश को प्रवाहित करने पर सेल को W कार्य करना पड़े, ठीक है, तो सेल का विद्युत वाहक बल होगा E इक्वल टू W/Q, ठीक है, फॉर्मूला हो जाएगा विद्युत वाहक बल का। आप लोग कहेंगे सर W क्या है? W है सेल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, Q क्या है? आवेश है, सिंपल सा है। तो बताइए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। W क्या है? कार्य, कार्य का मात्रक जूल। Q क्या है? आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम, सिंपल सा है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा मात्रक, एक हेडिंग डालूंगा और मात्रक में मैं लिख दूंगा जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करिए जल्दी से। सेल का विद्युत वाहक बल आपसे पूछा जाएगा, आप ऐसे आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके 4th चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व का, ठीक है। क्या है? आवेश, Q आवेश, यहां पर Q लिख दीजिएगा। Q आवेश वाला कोई कण V वेग से, यहां पर V कर दीजिएगा, V वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर दिशा में गति कर रहा है, इस कण पर लगने वाले बल का मान क्या होगा। देखिए स्टूडेंट क्या कहा गया, मैंने आपको बताया था जब कोई कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लगने वाला जो बल होता है उसको हम लॉरेंज बल बोलते हैं। लॉरेंज बल का फॉर्मूला मैंने बताया था F इक्वल टू QVV sin थीटा, QVV sin थीटा, ठीक है, sin थीटा। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, Q आवेश वाला कोई कण V वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर दिशा में गति कर रहा है। अब समांतर दिशा में गति करेगा तो उसकी वैल्यू हम थीटा की वैल्यू कितना लेंगे बताइए। थीटा की वैल्यू यहां पर हम रखेंगे 0 डिग्री। अगर यही लंबवत गति करता तो हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखते, सभी को पता है, ठीक है। तो क्या है, Q आवेश वाला कोई कण V वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर दिशा में गति कर रहा है, इस कण पर लगने वाले बल का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए जब कोई कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लगने वाला जो बल होता है उसको हम लॉरेंज बल बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है F इक्वल टू QVV sin थीटा। अब देखिए F हमारा ऐसे ही रहने देंगे, अभी हम बल निकाल लेंगे कि कितना बल लगेगा उस पर, ठीक है। Q आपका ऐसे ही रहेगा, V भी अभी ऐसे रहने दीजिए, B भी ऐसे रहने दीजिए। sin थीटा की वैल्यू होती है 0 डिग्री, क्योंकि समांतर गति कर रहा है तो थीटा के जगह पर 0 डिग्री रख देंगे। तो F इक्वल टू हमारा हो जाएगा QVV इंटू साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, याद रखिएगा, आप नोट कर लीजिए। चूंकि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है तो जो F बल लगेगा वो 0 होगा, यानी कि शून्य, इसको हम बोलेंगे शून्य, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि Q आवेश वाला कोई कण V वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर दिशा में गति कर रहा है तो इस कण पर लगने वाले बल का मान 0 होगा, 0 होगा, क्योंकि समांतर दिशा में गति कर रहा है। तो समांतर दिशा में गति करेगा तो थीटा की वैल्यू 0,
तो थीटा की वैल्यू 0 तो बल की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपका रीजन पूछा जा सकता है आपकी बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। क्या आपको पता है न्यूमेरिकल? चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए एक छोटा क्षण चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0.30 टेस्ला के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, पर 4.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या है? डरिएगा मत, न्यूमेरिकल देखकर बिल्कुल भी ना डरें, उसका डटकर सामना करें, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क लेकर आना है, तो प्रयास करें आप। ठीक है, तो देखिए पहले आप न्यूमेरिकल को जब सॉल्व करें उसको पढ़ें ध्यान से कि आखिर न्यूमेरिकल में दिया क्या गया, फिर उसको आप क्या कीजिए, उसका फॉर्मूला ढूंढिए कि कौन सा फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, जो कुछ दिया गया उसको लिखना है पहले, तभी आपको फॉर्मूला लगाना। देखिए एक छोटा क्षण चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, सबसे पहले हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी गई है V, B इक्वल टू हमें दिया गया है 0.30 टेस्ला। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो हमें थीटा की वैल्यू भी दी गई है 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। आगे देखिए, पर 4.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण, हमें टाउ की वैल्यू भी दी गई। टाउ, हम बल आघूर्ण को टाउ से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू है 4.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर, मीटर। ठीक है, अब देखिए चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या है। आपको यहां पर m की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे बताइए? चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालेंगे आप? तो बल युग्म आघूर्ण, बल आघूर्ण का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। क्या बताया था? इसको आप नोट कर लीजिए, इतना आपको समझ में आ गया। अब इसको हम इरेज करके यहां पर फॉर्मूले को लगाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए क्या लिखेंगे हम यहां पर। ठीक है, तो देखिए अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, टाउ इक्वल टू होता है mb साइन थीटा, mb साइन थीटा। अब चूंकि हमें निकालना क्या है बताइए? m निकालना है, तो हम m को क्या करेंगे? m इधर रहने देंगे, बाकी सबको इसके नीचे b साइन थीटा को नीचे ले आएंगे। तो हम लिख सकते हैं m इक्वल टू, इसी फॉर्मूले को लिख सकते हैं m इक्वल टू टाउ अपान b साइन थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं? आप लोग बताइए, लिख सकते हैं ना? देखिए यम यहां पर है, ये b साइन थीटा गुणे में इधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, मैंने इस प्रकार से लिख दिया। ध्यान रखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यम हमें निकालना है, अब हम निकाल लेंगे आसानी से। यम इक्वल टू, टाउ की वैल्यू हमें दी गई है, मैंने अभी आपको लिखाया भी था, लेकिन ये देखिए हमारा टाउ की वैल्यू है। ठीक है, 4.5 × 10⁻² दिया गया है। ठीक है, अपान b की वैल्यू भी हमें दी गई है, ये देखिए 0.30, तो 0.30 हो जाएगा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू साइन कितनी डिग्री दी गई है? देखिए 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रख देंगे। अब बताइए आप लोग, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, 1/2, सभी को पता है। ठीक है, तो m इक्वल टू, थोड़ा सा आप लोग जो त्रिकोणमिति जो टेबल है उसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना न्यूमेरिकल नहीं लगने वाला। ठीक है, तो ये आपका होगा 4.5 × 10⁻² अपान 0.30 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। समझ में आ रहा है न्यूमेरिकल? नो प्रॉब्लम, मैं साइड में लगवा देता हूं इधर। ठीक है, ध्यान दीजिए, उतना आप लोग नोट कर लीजिए जितना मैंने बताया है। देखिए यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो m इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए ये आपका ऊपर अभी ऐसे ही रहने देंगे, 4.5 × 10⁻² अपान नीचे क्या हो जाएगा 0.30 इंटू, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं, आधा, तो 0.5 लिख देंगे। 1/2 को हम लिख सकते हैं, आप भाग भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो m इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4.5 इंटू, देखिए अब एक काम हम करेंगे, जो 10⁻² है ऊपर, इसको नीचे ले आएंगे, तो 10⁻+2 हो जाएगा। सभी को पता है ऊपर से नीचे लाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और ऊपर नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो भी चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर लिखेंगे, इसका गुणा कीजिए 0.30 इंटू 0.5, इसका गुणा करेंगे तो 0.15 आ जाएगा। ठीक है, इंटू हम नीचे ला रहे हैं 10⁻²,
-2 को नीचे लाएंगे तो +2 हो जाएगा। अब m इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4.5 अपॉन 0.5 इंटू 0.15 इंटू 10 के पावर 2 को लिख सकते हैं हम 100, लिख सकते हैं 10 2 100, ठीक है। अब m इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए 4.5 अपॉन ये 0.15 का 100 से गुणा कीजिए तो 15 आ जाएगा, सभी को पता है, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, सिंपली समझिए। अब इसको हम कट करेंगे, 4.5 को 15 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.3, तो हमारा m इक्वल टू आ गया 0.3 एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए हमने ये हम निकाल दिया, अब मैंने निकाल दिया तो आप क्यों नहीं कर सकते? कुछ भी दुनिया में असंभव नहीं है, सब आप कर सकते हैं। आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए जो मेरे अंदर है, ठीक है, वो आपके अंदर होना चाहिए। आप मुझसे भी अच्छा मार्क लेकर आएंगे, मुझसे भी अच्छा आप लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं जल्दी, लेकिन आपको पढ़ने का प्रयास लगातार करना चाहिए। देखिए हमने फॉर्मूला लगाया, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा, यही फॉर्मूला इसका जो है रामबाण इलाज है, ठीक है। ये आप टाउ इक्वल टू mb sin थीटा, m क्या है यहाँ पर टाउ क्या है? चुंबकीय, ये देखिए बल आघूर्ण, ठीक है, बल आघूर्ण। m क्या है? m है चुंबकीय आघूर्ण, b क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाइए, ये न्यूमेरिकल लगाइए, ठीक है। सिंपल सा मैंने इसको लगा दिया, आप लोग लगा सकते हैं। अगर इसको दोबारा दिया जाए या किसी और फॉर्मेट में दे दिया जाए आसानी से लगा लेंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब मैंने आपको फिजिक्स के 90 टॉपिक को बताया था तो इस क्वेश्चन को भी मैंने लिया था। एम्पियर का परिपथीय नियम, किरचॉफ का नियम जो मैंने बताया वो भी मैंने उन टॉपिक्स में लिया है। तो आपको उन टॉपिक्स को पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर क्या मैं इन्हीं 90 टॉपिक को पढ़ लूं और मेरा नंबर 90% आ जाएगा? देखिए स्टूडेंट, मैंने उसमें न्यूमेरिकल तो बताया नहीं है, सिर्फ टॉपिक्स बताया। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए है, वो टॉपिक मैंने बताया है। उसके बाद भी आपको टॉपिक्स को पढ़ना, ऐसा नहीं कि उसको पढ़कर आप बैठ जाएं और मेरा 90% पक्का है, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद आप न्यूमेरिकल्स लगाएं और भी जो टॉपिक्स हैं कुछ उसको पढ़ें। आप पढ़ते रहें, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपका नॉलेज होगा, ठीक है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, AMIP, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का आंसर मैं बताता हूं आपको। किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन, लाइन इंटीग्रल, उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है, म्यू नॉट गुना, ठीक है। जहां म्यू नॉट निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है, ठीक है। तो यहां पर कहा गया, पहले ध्यान दीजिए फिर मैं फॉर्मूला बताता हूं। किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन, देखिए ये रेखीय समाकलन हो गया, बंद वक्र है, ठीक है। तो बी वेक्टर, बी आपका क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डॉट डी एल वेक्टर, बी डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? देखिए गुजरने वाली, उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो देखिए कुल धारा का क्या होगा? म्यू नॉट गुना होगा, म्यू नॉट इंटू आई, ये फॉर्मूला समझ में आ गया। तो फॉर्मूला जो है वो आप डेफिनेशन से ही लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन, तो देखिए ये रेखीय समाकलन है, बंद वक्र है, तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन जो होगा वो उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। म्यू नॉट है निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता, ठीक है। यही है आपका एम्पियर का परिपथीय नियम। आप लोग कहेंगे सर म्यू नॉट क्या है? निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता। आई क्या है? ये है नेट धारा, ठीक है, या धारा आप लिख सकते हैं। समझ में आ गया? तो यही है एम्पियर का परिपथीय नियम, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बस सिंपल सा है। अगर आएगा आप आसानी से लिख लेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया 7 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको पढ़कर ही जाना है। देखिए क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती, समझाइए। यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती, समझाइए क्यों नहीं काटती। मैंने आपको बताया था वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। वही कंडीशन यहां पर भी अप्लाई करना है। देखिए यदि दो क्षेत्र
क्षेत्र रेखाएं अगर एक दूसरे को काटेंगी, ये दो क्षेत्र रेखाएं अगर एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए इस पर हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, एक ये और एक ये, थोड़ा आप अच्छे से बना लीजिएगा, दो स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं, ठीक है। इसीलिए देखिए खींची जा सकेगी, जिसका अर्थ यह होगा कि कटान बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं उत्पन्न होगी। देखिए मैंने आपको बताया था वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं जिधर से चलती हैं, ठीक है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, जो वैद्युत बल रेखा की दिशा होगी। तो मैंने आपको बताया था जैसे ये आपकी वैद्युत बल रेखा जा रही है, देखिए ये आपकी वैद्युत बल रेखा गई, तो यहां पर जो हम स्पर्श रेखा खींचेंगे यही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब यहां पर कंडीशन ये आ रहा है कि क्या दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटेंगी? नहीं काटेंगी। क्यों नहीं काटेंगी? क्योंकि अगर काटेंगी तो यहां पर दो स्पर्श रेखाएं उत्पन्न होगी, एक ये और एक ये, दो चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है, जो कि असंभव है, दो दिशा उत्पन्न नहीं हो सकती। तो कहा गया है कि यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए दो स्पर्श रेखा, एक इस पर एक इस पर खींची जा सकेंगी, जिसका अर्थ यह होगा कि कटान बिंदु का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं उत्पन्न होगी, इसकी दो दिशा उत्पन्न हो जाएगी। जबकि किसी भी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की केवल एक ही दिशा होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है एक ही होती है किसी बिंदु पर, ठीक है। तो अतः दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। अगर सिंपल सा रीजन कहा जाए तो अगर दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो दो दिशाएं उत्पन्न होंगी चुंबकीय क्षेत्र की, जो कि असंभव है, ठीक है। इसीलिए दो वैद्युत बल रेखाएं, दो चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं। सिंपल सा है, समझ में आ गया? तो यही रीजन आपका है, ठीक है, ऐसे लिख देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, ये नहीं जाना तो क्या जाना आपने, 5वें चैप्टर का क्वेश्चन चुंबकत्व एवं द्रव्य का, ठीक है। नति कोण से आप क्या समझते हैं, या इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, नति कोण की परिभाषा दीजिए। कैसे देंगे? सिंपल सा है, देखिए नति कोण वह कोण है जो चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। थोड़ा सा आपको याद करने में परेशानी होगी, लेकिन कोई ट्रिक तो इसका है नहीं जो मैं बता दूं आपको याद हो जाए। देखिए याद करने का प्रयास कीजिए, ट्राई कीजिए। नति कोण वह कोण होता है, नति कोण एक ऐसा कोण होता है, नति कोण थीटा, नति या नमन कोण मैंने आपको बताया था, ठीक है। जो नति कोण वह कोण होता है जो चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच में बनता है। यानी कि नति कोण जो है वो चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। ये पॉइंट आप याद कीजिए। क्या कहा गया? चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच बनता है, उसको हम नति कोण कहते हैं। तो पॉइंट आप पकड़िए, ठीक है। तो नति कोण वह कोण है जो चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा BE तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है, उसको हम नति कोण थीटा कहते हैं। तो याद रखिएगा, नति कोण को हम नमन कोण भी बोलते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपका आ जाए नमन कोण से आप क्या समझते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ने तो नति कोण पढ़ाया था, नमन कोण कहां से आ गया। नति कोण या नमन कोण सेम ही है, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिक्पात कोण से आप क्या समझते हैं, दिक्पात कोण क्या होता है बताइए। तो ऐसे डेफिनेशन आपको चुंबकीय यामोत्तर और क्या है, देखिए चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच जो कोण बनता है उसको हम दिक्पात कोण कहते हैं। उसमें क्या था, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच जो कोण बनता है उसे हम नति कोण कहते हैं। अब दिक्पात कोण किसे कहते हैं, देखिए पृथ्वी लिख दीजिए यहाँ पर, पृथ्वी, ये केवल थवी लिखा है। तो पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर, ये पॉइंट याद रखिएगा, तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को उस स्थान के लिए दिक्पात कोण कहते हैं, ठीक है। दो पॉइंट याद रखिए, आप सिंपल कह सकते हैं भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच जो न्यून कोण बनता है उसको हम दिक्पात कोण कहते हैं, या भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। बस सिंपल सा है। आगे देखिए, इसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, अल्फा, ये ठीक है, मैं बना रहा हूं तो अल्फा से इसे डिनोट करते हैं। याद हो गया क्वेश्चन, सिंपल सा है। एक बार फिर से मैं बताता हूं, इसको इरेज करके देखिए। पृथ्वी
की सतह पर किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को उस स्थान के लिए दिक्पात कोण कहते हैं, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। बस भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं, बस याद हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके चैप्टर 5 का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको कैसे लगाएंगे चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए, यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्षैतिज घटक के मान का √3 गुना है, ध्यान दीजिए, तो उस स्थान पर नति कोण का मान क्या होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर इसमें वैल्यू सिर्फ एक ही दी गई है, √3 गुना, इसको कैसे लगाएंगे। देखिए ध्यान दीजिए, यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक को हम B से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, का मान क्षैतिज घटक को हम H से प्रदर्शित करते हैं, के मान का √3 गुना हो, तो उस स्थान पर नति कोण थीटा बताइए। इसको हम लगाएंगे, पहले जो दिया गया उसको लिखिए। देखिए यहां पर दिया गया है ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्षैतिज घटक के मान का √3 गुना है, तो ऊर्ध्वाधर घटक V का मान जो है वो क्षैतिज घटक के मान का, देखिए H के मान का √3 गुना है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं V = √3H। थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है नति कोण का मान, तो यहां पर हम नति कोण थीटा के लिए, ठीक है, थीटा के लिए जो नति कोण का फॉर्मूला होगा, नति कोण, ठीक है, थीटा के लिए नति कोण का फॉर्मूला जो होगा वो होगा tan थीटा होता है, tan थीटा फॉर्मूला होता है V/H। ये फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, न्यूमेरिकली आप सॉल्व आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बताया tan थीटा V की वैल्यू कितनी है, देखिए √3H/H, ठीक है, H से H कैंसिल हो गया। अब चलिए देखते हैं, देखिए tan थीटा √3 बचा क्योंकि H से H कैंसिल हो गया, तो यहां पर लिखेंगे tan थीटा √3। अब आप एक चीज बताइए कि tan के किस डिग्री का मान √3 होता है, बताइए। इसीलिए मैंने कहा त्रिकोणमितीय टेबल आपको याद कर लेना है, क्योंकि वो उसके बिना फिजिक्स के न्यूमेरिकल ज्यादातर न्यूमेरिकल नहीं लगेंगे, ठीक है। तो देखिए tan थीटा हम लिख सकते हैं tan थीटा tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो √3 के स्थान पर लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। अब बताइए थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू हमारी आ गई 60 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारे नति कोण का मान हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्षैतिज घटक के मान का √3 गुना हो, तो उस स्थान पर नति कोण का मान जो होगा वो 60 डिग्री होगा। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, न्यूमेरिकल आपका ऑटोमेटिक लग जाएगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्षैतिज घटक का मान का √3 गुना था, तो V √3H। tan थीटा V/H होता है, V के स्थान पर हमने वैल्यू रख दिया √3H, H से H कैंसिल, tan थीटा √3 आया, थीटा tan थीटा के किस मान किस डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री, तो tan थीटा tan 60 डिग्री, तो थीटा हम 60 डिग्री लिख सकते हैं, और हमारा 60 डिग्री आ गया नति कोण का मान। न्यूमेरिकल समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम, अच्छे से समझिए, ध्यान से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी आपके पास टाइम है, आप तैयारी अच्छे से कीजिए, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 11 क्वेश्चन टोटल था। 11 क्वेश्चन आपका, आई होप कि आपको ये 11 क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपको इसमें से पढ़कर जाना है, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, ठीक है। तो ये थे आपके 12th फिजिक्स के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछे जा सकते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। क्या आप इसी तरह और भी वीडियो चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो, बहुत सारे वीडियो लेकर आऊं और आप भी अपने फिजिक्स में 95% प्लस मार्क लेकर आए, ठीक है। ये मेरा भी सपना है और आप भी यही चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।